ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंसा और हंगामे का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। सड़कों पर डटे हुए हैं हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी। तख्ता पलट के नेता रहे उस्मान हादी की मौत के बाद बिगड़े हालात। इधर हिजाब विवाद के मुद्दे पर बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जेडीयू बोली नीतीश नहीं मांगेंगे माफी, तो वहीं गिरिराज सिंह ने पीड़ित छात्रा के बारे में दिया एक आपत्तिजनक बयान। इधर माया नगरी मुंबई के बॉर्डर पर तेंदुए का टेरर देखने को मिल रहा है। मुंबई से सटे हुए मीरा भाईंदर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक तेंदुआ घुसा। हमले में कई लोग जख्मी हो गए हैं। और अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रनवे पर क्रैश हुआ एक छोटा विमान। इस हादसे में मशहूर कार रेसर ग्रेग बिफल और उनके बीवी बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के नामकल जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मोपेड से जा रही मां बेटी को एक तेज रफ्तार वैन वाले ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा वहां पर लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार वैन ने पहले तो मोपेड सवार मां बेटी को टक्कर मारी और फिर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोपेड पर पीछे की ओर बैठी लड़की उछलकर दूर जा गिरी, जबकि उसकी मां मोपेड समेत दूसरी तरफ गिर पड़ी। हादसे के बाद वैन भी बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मां अपनी चिंता छोड़कर दौड़कर बेटी के पास पहुंची, जिसे इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मोपेड चला रही महिला को मामूली चोटें आई हैं। एक बार फिर से जरा इस हादसे को देखिए, गलती दोनों की है। महिला ने बिना दाएं बाएं देखे मोपेड घुमा दी। वहीं वैन की स्पीड भी बहुत तेज थी। अगर दोनों ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और सावधानी बरती होती तो यह हादसा टल सकता था। इधर गुजरात के राजकोट से ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां एक कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई। न बाइक सवार की रफ्तार कम थी और ना ही कार ड्राइवर ब्रेक पर पैर लगाने को राजी था। कुछ सेकंड की जल्दी का परिणाम हुआ ये भयानक हादसा। इस सड़क पर किसी को राइट और रॉन्ग साइड का शायद अंदाजा ही नहीं है। होता तो यह हादसा नहीं होता, क्योंकि बाइक सवार अचानक रॉन्ग साइड पर आ गया। तभी रॉन्ग साइड से आ रहे कार सवार ने स्टीयरिंग घुमा दी और फिर हो गया ये खतरनाक हादसा। टक्कर के बाद कार सवार तो आगे चला गया, बाइक पूरी तरह टूट फूट गई। दर्द से तड़पते बाइक सवार को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बेंगलुरु से आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वहां एक आदमी ने घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जिसे देखकर हर कोई जिसका कलेजा कांप उठा। इस युवक को पता नहीं क्या सूझी तो इसने ऐसी हरकतें कर दी। क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी सांसें अटक जाए। 5 साल के बच्चे पर ऐसे लात मारते हुए इस शैतान के पैर जरा से भी नहीं कांपे। वो तो आया, मारा और आगे बढ़ गया। बच्चा अपने मामा के घर के बाहर बाकी बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। माँ भी साथ मौजूद थी, लेकिन तभी अचानक आए पड़ोस के रंजन ने बेरहमी के साथ सीधे बच्चे को लात मार दी, जिसके बाद जमीन पर गिरा बच्चा रोने लगा। बच्चे की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के भीड़ वाले इलाके में जब एक तेंदुआ घुसा तो फिर हड़कंप मच गया। गली से होते हुए तेंदुआ घर के अंदर चला गया और कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तेंदुआ आया, छलांग लगाया और बाउंड्री पार कर दूसरी ओर चला गया। दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो में तेंदुआ बाउंड्री फांदने के बाद एक घर के अंदर जाते हुए दिखा। तीसरे वीडियो में तेंदुआ सीढ़ियों से होकर जाते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि इसके बाद तेंदुए ने बिल्डिंग में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में तेंदुआ घुसा था वो मीरा रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पास की है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तेंदुए को निकाला गया।
मध्य प्रदेश के कटनी से गली गली घूमते आवारा आफत का एक नया वीडियो सामने आया, जहां छोटी सी बच्ची के पीछे गली के कुत्ते पड़ गए और खतरनाक कुत्तों से बच्ची ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। एक साथ इतने कुत्तों को देखकर कोई भी घबरा जाए। ये तो छोटी सी बच्ची है। गली के आवारा खूंखार कुत्ते बच्ची पर किसी भी तरह हमला करने के लिए बेकरार थे। पहले 3 कुत्तों ने बच्ची का पीछा किया और उनको देखा देख शांत बैठा कुत्ता भी आक्रामक हो गया। लेकिन बच्ची ने भी हार नहीं मानी। वो कार के किनारे जाकर गिरी भी, लेकिन तुरंत उठी और कुत्तों को चकमा देकर भाग निकली। कुत्तों के अटैक का वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोग अब गुस्से में हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक बार फिर आग सुलग रही है और इस बार उस तख्ता पलट में बड़ा रोल निभाने वाले एक्टिविस्ट उस्मान हादी की हत्या की वजह से अराजक भीड़ सड़कों पर उतर आई है। तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जहां ढाका में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। ढाका के शाहबाग इलाके में हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले बीती रात प्रदर्शन के ही नाम पर राजधानी ढाका में आगजनी हुई, लूटपाट हुई। प्रदर्शनकारियों ने टारगेट अटैक किए। उन्होंने बांग्लादेश के सबसे बड़े बंगला अखबार प्रथम आलो के साथ डेली स्टार अखबार के दफ्तर में आग लगा दी। भीड़ के मोबाइल फोन के कैमरे भी चालू थे और उन्हीं कैमरों के आगे लोग मीडिया दफ्तर के अंदर से सामान नीचे फेंकते जा रहे थे। खबरें हैं कि अराजक भीड़ ने अंदर मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की और बाहर उनके अखबार के पन्ने भी जला दिए। सुबह जब दोनों दफ्तरों को देखा गया, तब उनकी बिल्डिंग के साथ उनका नामो निशान मिट चुका था। दफ्तर लूट लिया गया। रात भर मची लूटपाट के बाद सुबह भी ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। सबने एक बार फिर शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बार शेख हसीना का नाम अपने आप आया। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। पिछले साल उनके खिलाफ हुए आंदोलन में बड़ा रोल निभाने वाले एक्टिविस्ट उस्मान हादी की हत्या ने हसीना के खिलाफ फिर से माहौल बना दिया। अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में उस्मान ने निर्दलीय खड़े होने का ऐलान किया था। देखिए, उस ऐलान के बाद 12 तारीख को उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने ढाका में गोली मार दी। लंबे इलाज के बाद 18 तारीख को उनकी मौत की खबर आई और उसी के बाद से ये प्रदर्शन हो रहे हैं। उस्मान के लिए हमदर्दी का नाटक करने वाले कट्टरपंथी शेख हसीना पर हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं और इसी बहाने एक बार फिर भारत और बांग्ला संस्कृति के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि भीड़ ने बांग्ला कल्चरल सेंटर पर भी धावा बोल दिया। बांग्लादेश में बांग्ला संस्कृति और परंपरा पर काम करने वाली संस्था छाया नॉर्थ के दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। इस्लाम को मानने वाले प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में रखे बंगाली लिटरेचर की न सिर्फ बेइज्जती की, बल्कि उन्हें बर्बाद करने की भी कोशिश की गई। ढाका में ही मौजूद शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आधे टूटे हुए घर पर प्रदर्शनकारियों ने हथौड़ा चलाते हुए भारत विरोधी नारे लगाए। शेख हसीना के आलोचक उस्मान हादी की मौत के बदले भीड़ ने पुलिस को नहीं, बल्कि फिर से शेख हसीना और उनसे जुड़ी चीजों को बर्बाद कर दिया। अपने आकाओं को खुश करने के लिए बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी भारत के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। चूंकि उस्मान हादी भारत के खिलाफ बातें करता था, इसीलिए कट्टरपंथियों ने बिना किसी सबूत के उस्मान की हत्या को भारत से जोड़ने की कोशिश की है। वहां के कट्टरपंथियों ने अफवाह फैलाई कि शेख हसीना की तरह उनके आलोचक को गोली मारने वाले भी भारत भाग गए होंगे। उनके प्रोपेगेंडा का ही नतीजा रहा कि ढाका में भारत के खिलाफ मार्च निकाला गया। भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। खबरें हैं कि पत्थरबाजी भी हुई। इससे पहले 17 तारीख को भी भीड़ इतनी ही उग्र हो गई थी, भारत को अपना वीजा सेंटर बंद करना पड़ा। इसी तरह चटगांव में बीती रात भारतीय हाई कमीशन के बाहर उग्र भीड़ पहुंच गई। हालात ऐसे खराब हुए कि भारतीय हाई कमीशन को उग्र भीड़ से बचाने के लिए आर्मी लगानी पड़ी। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए पाकिस्तान ने अपने प्यादों को ढाका में लगाया हुआ है। वहीं की इस्लामिक पार्टी और संगठनों के जरिए पाकिस्तान की आईएसआई भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई है।
और इस एजेंडे में उनका साथ दे रही है वहाँ की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी। खबर है कि आईएसआई ने इस पार्टी को प्रदर्शनों में सीधे उतरने के बजाय पीछे से सपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इधर भारत में विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भी सरकार को इस नैरेटिव से जल्द निपटने की नसीहत दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया है। समिति ने चेतावनी दी कि अवामी लीग के पतन, इस्लामी ताकतों की वापसी और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव से भारत बांग्लादेश संबंधों में बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकार को आगाह किया गया है कि अगर वो जल्द से इस नैरेटिव को नहीं तोड़ेंगे तो दो देशों के संबंध पर बड़ा असर होगा। पाकिस्तान के साथ चीन भी बांग्लादेश में पैर पसार चुका है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में चीन से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। बांग्लादेश की वायुसेना के लिए चीन एयरबेस बना रहा है। उसका लाल मोनेरहाट एयरबेस भारत की उत्तरी सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसकी जद में आता है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। हालांकि भारत ने जब सवाल किया तो बांग्लादेश ने कहा कि वो उस एयरबेस का सैन्य इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वो कब पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसके साथ बांग्लादेश के पेकुआ में चीन 8 पनडुब्बियों का अड्डा भी बना रहा है, जबकि बांग्लादेश के पास अभी सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए संसदीय समिति ने कहा है कि भारतीय सीमा के पास चीन की इतनी दखल अंदाजी की निगरानी करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। राजस्थान के डूंगरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां छेड़खानी से परेशान एक नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस केस का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। इसी को लेकर नाबालिग छात्रा के परिजन और गांव वालों का गुस्सा फूटा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए गांव वालों ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी का पीछा करता था, जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भगवान राम को मुसलमान कहते नजर आ रहे हैं। राम को दूसरे धर्म का बताकर विधायक अब बुरी तरह से फंस गए हैं। विधायक ने भरी सभा में कहा कि राम मुसलमान थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। विधायक के मुताबिक उन्होंने बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के लिए ये बात कही, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने भविष्यवाणी की। कहा शुक्र है कुछ महीनों में ऐसे हिंदू विरोधी नेता सत्ता में नहीं रहेंगे। उधर संत समाज में भी खासी नाराजगी। जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी ने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। एक कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब ऊपर वाले का तो नहीं पता, लेकिन देश की एक कंपनी ऐसी है जिसके शेयर्स ने बीते 20 महीनों में छप्पर फाड़ रिटर्न जरूर दिया है। यह कंपनी है आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड, जिसके शेयर्स ने 20 महीने में 55,000%, बिल्कुल सही आपने सुना, 55,000% का रिटर्न दिया है। 20 महीना पहले अप्रैल 2024 में आरआरपी के शेयर्स की लिस्टिंग 15 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी, जो 3 नवंबर 2025 को 11,784 रुपए तक पहुंच गई। भारत तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कंपनी के शेयर्स में आज तक ऐसी तेजी नहीं देखी गई है। इस कंपनी की तेजी का आलम ऐसा है कि लिस्टिंग के बाद 149 बार इसके शेयर्स पर अपर सर्किट लग चुका है। अब आपको बताते हैं हैरान करने वाला सच। कंपनी का नाम भले ही आरआरपी सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसने आज तक सेमीकंडक्टर का एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने 2024 में सेमीकंडक्टर के बिजनेस में उतरने का फैसला लिया था। और सुनिए, इस कंपनी में सिर्फ 2 फुल टाइम कर्मचारी हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कर्मचारी। और तो और कंपनी के 98% शेयर
इसके प्रमोटर राजेंद्र चोडनकर और उनके सहयोगियों के पास हैं और सिर्फ 2% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक के पास है। यही नहीं, कंपनी ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6 करोड़ 82 लाख का नेगेटिव रेवेन्यू दिया और 7 करोड़ 15 लाख रुपए का शुद्ध घाटा भी दिखाया, जबकि कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 2,11,000 रुपए है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के हैरत अंगेज आंकड़े देखने के बाद सेबी अब अलर्ट मोड पर है। सेबी ने कंपनी के शेयर्स की कीमत में आई बढ़ोतरी की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही कंपनी को हफ्ते में यहां सिर्फ एक ही दिन शेयर ट्रेडिंग करने के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में समंदर किनारे 3.5 क्विंटल की व्हेल मिली है। वो गहरे समंदर से बहकर किनारे पर पहुंच गई थी। मछुआरों ने जब टटोल कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। व्हेल विशाखापट्टनम के यार्डा बीच पर बहकर आई थी। उसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। सुबह के वक्त जब मछुआरे समंदर के किनारे पहुंचे तो व्हेल को देखा। व्हेल मृत पड़ी थी और लहरों की वजह से रेत पर आ गई थी। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि गहरे समंदर में रहने वाली व्हेल आखिर किनारे कैसे पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई होगी। बिहार में हुआ हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पटना में कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला के चेहरे से नकाब हटा दिया था, जिस पर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक और बयान ने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। एक तरफ जहां एनडीए नेता बचाव कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने नीतीश के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। हमारी बहन की इज्जत को उछाला है, नीलाम किया है। पूरा देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। ये लोग राजनीति में रहने के लायक नहीं है जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने इसे मुस्लिमों के निजी अधिकारों पर हमला बताया। जानबूझकर इस मामले को हिजाब के मसले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए ईमान, शनाख्त और जाती इंतखाब का मामला है। इधर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिहार सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के लिए अपनी सीट छोड़ दी, यानी राजनाथ सिंह के पास पहले किरेन रिजिजू बैठे हुए थे, बाद में उस कुर्सी पर प्रियंका गांधी बैठी नजर आई। इस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी ने आपस में गुफ्तगू भी की। बैठक के दौरान चाय की चुस्की लेते हुए नेता खूब ठहाके लगाते नजर आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर संसद भवन में अपने चैम्बर में पार्टियों के नेताओं और लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि उनके बगल में राजनाथ सिंह और फिर प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने इथियोपिया के दौरे की तारीफ करते हुए कहा कि इथियोपिया की राजधानी बहुत अच्छी है। इस पर प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया कि हाँ, वहाँ की राजधानी अच्छी है। फिर प्रियंका ने कहा कि वायनाड की नीली हल्दी अच्छी होती है, मैं इसे लेती हूँ। नीली हल्दी से छाती और गला दोनों ठीक रहते हैं, प्रदूषण में कारगर है। इस बीच धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसद सत्र बहुत छोटा था, इसे लंबा होना चाहिए, जिस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, नारा लगाने के लिए। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं नारा और सदन में भाषण दोनों देती हूँ। बैठक में जिस अंदाज में जोरदार ठहाके लगे, वो अब भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने कहा कि लाश जलाने और होलिका दहन से भी प्रदूषण होता है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए और प्रदूषण कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे।
इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई और आरके सिंह को धर्म बदलने की नसीहत दे डाली। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आरके चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरके चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों की आज भी एंट्री बंद रही। प्रदूषण के खिलाफ चल रही जंग में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड बदलाव देखने को मिला। आज भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना तेल नहीं मिल रहा था। परिवहन विभाग गाड़ियों की चेकिंग में लगा रहा। दिल्ली परिवहन विभाग से हैं और PUC चेक कर रहे हैं। हम सुबह से लगे हुए हैं जी, 5 बजे से हमारी ड्यूटी है। पेट्रोल डीजल न मिल पाने के डर से अभियान के पहले दिन ही 45,489 लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए। साथ ही बिना PUC वाले कुल 3,746 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई। नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर कुल 3,097 चालान काटे। BS6 से नीचे की गाड़ियों पर आज भी चालान कटा। हाँ सर, आज तो यार क्या बात कर रहे हो आप? नो एंट्री हो जाती है। लेकिन इनके पास ऑप्शन है, अगर ये वापस जाना चाहे तो वापस जा सकते हैं। ये 20,000 का चालान है। अगर इन्हें अंदर जाना तो 20,000 का चालान है। नियमों में ढील अभी नहीं दी जा रही है, इसीलिए लोगों को खुद को नियमों के हिसाब से ढालना पड़ेगा। 1x बैटिंग ऐप के मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। जिनकी संपत्ति अटैच की गई उनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और अभिनेता सोनू सूद के नाम शामिल हैं। खबर है कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है, जबकि रॉबिन उथप्पा की 8,26,000, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां के नाम की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति, मशहूर अभिनेता सोनू सूद की 1 करोड़, बंगाली सिनेमा के चर्चित अभिनेता अंकुश हाजरा की 47,20,000 की संपत्ति अटैच की गई, जबकि एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मध्य प्रदेश की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई। मंडला में सरकारी स्कूल के एक टीचर पर शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगा। शराब के नशे में धुत इस शिक्षक को ना तो होश था और ना ही किसी बात का आभास। वो लड़खड़ाती जुबान में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को फिल्मी गाने सिखा रहा था। टीचर सिर्फ गाने ही नहीं गा रहे, बल्कि वे बार बार फिल्मी गानों पर बच्चों से तालियां भी बजवा रहे थे। गुरुजी का नाम महेश कुमार है। जब उनसे पूछा गया कि वो शराब पीकर स्कूल क्यों आते हैं, तो उनका क्या जवाब था, ये भी सुनिए। अच्छा जी बताओ, आप अभी शराब पी के आए हैं, बच्चों को पढ़ा? मैं शराब जब गणित पढ़ाता हूँ, बिना पिए मेरे दिमाग गोल हो गए, जब 80,000 लेता हूँ। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जैसा भी होगा, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित करके किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसे टीचर हमारे बच्चों के भविष्य को संवारेंगे? यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कोडीन कफ सिरप का मामला गर्मा गया, जहां समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। वहीं सीएम योगी ने आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं से होने का दावा किया। इस मामले में अपना विरोध जताने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक अनूठा रास्ता अपनाया। विधानसभा पहुंचे पार्टी के कुछ नेता कफ सिरप का पोस्टर पहने हुए थे, जबकि एक नेता अपनी साइकिल पर कफ सिरप के कटआउट लगाए हुए थे। वहीं सीएम योगी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। शायरी के जरिए अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। गुजरात के अमरेली का एक वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें 2 शेर रात के वक्त गांव में शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्होंने वहां जो किया उसकी उम्मीद इन खूंखार शेरों से कोई भी नहीं कर सकता। कहते
कहते हैं शेर आता है तो इलाका खाली हो जाता है। राजूला के कोवाया गांव में तो शेर आए। गांव के आसपास में रहने वाले जानवर भी भाग गए, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे कहां तक दौड़ पाते, वो वहीं रह गए। शेरों का जैसे ही उनसे सामना हुआ तो शेरों ने उनको खाया नहीं बल्कि उनका दुलार करने लगे। डरे सहमे कुत्ते के बच्चे वहां से भागे तो शेर भी उनके पीछे पीछे गया और कुत्ते के बच्चे को मुंह में दबा लिया, लेकिन इसके बाद सही जगह लाकर छोड़ भी दिया। एक आगे बढ़ा तो दूसरा दुलारने लगा। कुत्ते के बच्चों के साथ मस्ती कर दोनों शेर गांव से चले गए। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।